तो क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को इस पर? हेलो आरुषि, आवाज नहीं आई यार आप लोगों की। एक मिनट रुको जरा, मैं देखूं कि एक मिनट रुकना जरा, मुझे लगता है अब बताओ भाई, क्वेश्चन नजर आ रहा है इसमें एक ऑब्जेक्टिव वन। अब इसमें ऑब्जेक्टिव वन में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, A vertical wire carries a current in upward direction. An electron beam sent horizontally towards the wire will be deflected. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होना चाहिए? A vertical wire carries a current in upward direction. upward direction का मतलब ये है vertically upward। जैसे हम लोग ग्राउंड पर अगर खड़े हुए हैं, तो अगर हम ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपर डायरेक्शन में जा रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन बीम को हमने हॉरिजॉन्टली भेजा। करंट कैरिंग वायर को हम कैसा मान लें? इसमें करंट कैरिंग वायर मान लो ऐसा है, ये डॉट है करंट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। करंट ऐसा है, ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है? करंट की डायरेक्शन बता रहा है हमको, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन बीम अगर हमने पास कराई यहां से, इलेक्ट्रॉन की बीम को पास कराया, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये हमको बताना है। अब इलेक्ट्रॉन की बीम को पास कराने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की बीम, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहां से, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छा एक मिनट, तुमको शायद दिख नहीं रहा है जो मैं इस पर लिख रहा हूं, है ना? ये है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन दोबारा बताता हूं। जैसे हम लोग ग्राउंड पर अगर खड़े हुए हैं ना, तो टुवर्ड्स स्काई करंट जा रहा है, आसमान की तरफ, यानी कि ये है करंट, ठीक है, ये करंट आई है। और ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ये इलेक्ट्रॉन बीम ये मूव कर रही है इधर। तो इलेक्ट्रॉन की बीम की वेलोसिटी यहाँ पर है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। अगर इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम के करस्पॉन्डिंग करंट कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन बीम पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये बताओ जरा। इस वायर की वजह से, जो वायर है ना जिसमें वर्टिकली अपवर्ड करंट जा रहा है, इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, तो ये किस डायरेक्शन में बेंड हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बीम किस डायरेक्शन में आ रही है?
हम्म। अपर डायरेक्शन का मतलब देखो, हम ये जो बनाते हैं ना अपर डायरेक्शन, ये अपर नहीं, ये हम पेपर के प्लेन में ही बना रहे हैं, ये अपर नहीं होता एक्चुअली। ये वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन है ना, ये तो पेपर के प्लेन में ही है। आए समझ में? तो जब वो लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि करंट अपवर्ड है और बीम हॉरिजॉन्टल है, तो जब हम खड़े होते हैं तो हम कैसे खड़े होते हैं? हमारा सर, पैर से सर की तरफ जो डायरेक्शन कहलाएगी, पैरों से सर की तरफ, वो कहलाएगी वर्टिकली अप। आए समझ में? हमारे पैरों से ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन कहलाएगी वो कहलाएगी वर्टिकली अप डायरेक्शन। तो वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है इसमें। तो अगर मान लो करंट जा रहा है ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपर डायरेक्शन में, करंट इधर गया और इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो किस डायरेक्शन में भेजी हमने? वो वायर की तरफ भेजी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। चलो मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर भेजा इधर, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इसकी वजह से, ये जो करंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? बताओ जरा। तो पहले तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। ये वायर है और इस वायर की वजह से पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? ये करंट किस डायरेक्शन में? अपर डायरेक्शन में है ना। तो राइट हैंड स्क्रू लो लगाओगे, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? कंसेंट्रिक सर्कल बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है बी की डायरेक्शन। टेंजेंट ड्रॉ की हमने। अलीशा, हाँ डायरेक्शन निकालना सीखो। ये है बी। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर थी, ये v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का फॉर्मूला अलीशा क्या होता है? किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? F इक्वल टू बोलो। हाँ, क्यू वी क्रॉस बी होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए हम इसको माइनस ई वी क्रॉस बी लिखेंगे। तो पहले वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लो किधर आ रही है, और उसको नेगेटिव करेंगे फिर हम। वी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आई? हम्म। अच्छा एक मिनट रुको। जैसे ये एक्स एक्सेस मान लिया, ये मैंने वाई मान लिया, ये जेड है, तो कौन सा बता रही हो वी क्रॉस बी? कौन सी डायरेक्शन? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। आरुषि तुम बताओ। हाँ, तो माइनस के कैप की डायरेक्शन वी क्रॉस बी है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? हाँ, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? प्लस के कैप की डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये कहां पर डिफ्लेक्ट होगी इलेक्ट्रॉन बीम? ऊपर की तरफ, है ना। और अगर हम, जैसा तुम पहले समझ रही थी, अगर हम ऐसा वाला डायरेक्शन लें, मान लो ये वाई एक्सिस है और करंट कैरिंग वायर भी वाई एक्सिस के ही अलाउंग है, इनफाइनाइट लेंथ का, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? इसकी वजह से क्रॉस आएगी बी। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर हम यहाँ पर कर देते हैं तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी इसमें? इसमें, हाँ, तो इसमें फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्लेक्ट होगा। अब ये पूछना क्या चाह रहे थे, एक बार हम ये देख लेते हैं। तो
अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बताओ क्या हो जाएगा। ए वर्टिकल वायर कैरीज ए करंट इन अपर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन बीम सेंट हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द वायर विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, अपवर्ड्स आ रहा था ना, अपवर्ड आया था ना। तो अब इस देखते हैं इन्होंने क्या मान के सॉल्व किया है, इसका आंसर देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव 1 का। सी, अपवर्ड ही है इसका आंसर। ठीक है, और जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें डायरेक्शन निकालनी पड़े। तो अब आपके सामने है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। चलो 12 ना करके पहले ये सॉल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 विजिबल है ठीक से कि नहीं? तो देखो जरा 9th क्वेश्चन में ये मैं जरा क्वेश्चन को ना, अभी लाइट कम दिख रही होगी, मैं इसको काट के वहीं ले चलता हूँ। ये है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ो ना। दो पैरेलल वायर्स नजर नहीं आए? एक तो ये वाला वायर है इधर, ये, और दूसरा ये वाला वायर है, दिखे? ये एक ये वायर है, एक ये वायर है। ये कैसे वायर हैं, इनमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है? हाँ, ये करंट एक वायर में वर्टिकली अपवर्ड है, एक में करंट वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, तो एक में है करंट क्रॉस, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है, और जो दूसरा वायर है इसमें है करंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड से करंट। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, वो डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड कैरिंग इक्वल करंट ऑफ 10 एम्पियर, दोनों में 10 एम्पियर का करंट है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट्स A1, A2, A3 एंड A4। तो पहले हम A1 पर निकालते हैं। तो मैंने ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट है A1। ठीक है, तो A1 पॉइंट पर अलीशा तुम बताओ, जो वायर है क्रॉस वाला, उस क्रॉस वाले वायर की वजह से पॉइंट A1 पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? हम्म, अलीशा डायरेक्शन बताओ जल्दी। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी जोर से। आरुषि तुम बताओ। हाँ, क्रॉस वाले की वजह से A1 पर। नहीं, क्लॉकवाइज किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन थोड़ी होती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस सर्कल में होगी वो सर्कल होता है। मैं पॉइंट ए पर डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, एरो कहाँ खींचूं, A1 पर। हम्म, हाँ, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके डायरेक्शन निकालो ना बेटा। तुम तो उसमें फिंगर्स को कर्ल किया तो सर्कल बनाते हैं, वो सर्कल कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। उसके जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है ना। तो
तो अगर हमने इसको राइट हैंड थंब रूल अगर इसमें लगाते हैं, हाँ अलीशा तुमने कहाँ निकाला? ये हमने बना दिया सर्कल जिसके सेंटर पे वायर है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी बनेगी इसके लिए। तो अगर मुझे पॉइंट A1 पे निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट इधर आएगी ना ऐसे इस पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। राइट साइड कहां से निकाल ली तुमने अलीशा? अच्छा तुम लोग ना घर पे नहीं पढ़ते हो मालूम, मुझे लगता है जब क्लास होती है बस उसी में पढ़ते हो। तुमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की इसकी डायरेक्शन वगैरह निकालने की। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाले वायर की वजह से, डॉट वाले की वजह से किधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड? जो डॉट वाला करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? जो दूसरा वायर दिख रहा है ना तुमको, ये वाला वायर, ये इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट A1 पर किस डायरेक्शन में है? आरुषि बताओ। लेफ्ट मतलब ए इधर ऐसा। हम्म, डाउनवर्ड्स, हाँ तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये आएगी डाउनवर्ड्स B2। अब वैल्यू बताओ, B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? B1 इक्वल टू कितना आएगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके लिए? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो B1 निकालने के लिए म्यू नॉट, और करंट कितना है 10 एम्पियर है इन सभी में, अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस कितनी लिखेंगे? 2 × 10⁻²। इसके बाद B2 कितना हो जाएगा? दूसरे की वजह से म्यू नॉट, करंट उसमें भी 10 एम्पियर है, डिवाइडेड बाई 2 पाई, और डिस्टेंस कितनी है? 6 × 10⁻²। दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस 4 है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो वायर से डिस्टेंस कितनी हुई उसकी? 6 सेंटीमीटर। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? बी नेट आएगा B1 माइनस B2 के बराबर। इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये कॉमन है, और 100/2 माइनस 100/6 ये बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना। चलो अब इसके बाद पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना और इसका सॉल्व करो। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? A2 पर। तो पहले तो दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, और फिर उसकी वैल्यू पूरा कैलकुलेशन करो, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी डाल के कितना आता है। A2 पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये निकालो। हाँ
डायरेक्शन निकाला A2 पर। अलीशा तुम बताओ, जो क्रॉस है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है A2 पर? ये वायर है क्रॉस और ये वायर है डॉट। A2 कितनी डिस्टेंस पर है? A2 है यहां से 1 सेंटीमीटर पर। ये है A2। तो A2 पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस की वजह से किधर है अलीशा? अलीशा अपवर्ड। कैसे निकाला ये? हाँ अलीशा तुम, वो आरुषि तुम बताओ। कैसे निकाला अपवर्ड? हाँ तो राइट हैंड का थंब कहाँ रखा तुमने? करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल किया। तो फिंगर्स को जब कर्ल किया तो कैसे कर्ल किया? क्लॉकवाइज कर्ल हुई या वो एंटी क्लॉकवाइज? तो ये क्लॉकवाइज कर्ल किया तुमने, ऐसे ऐसे बना लिया ना। तो अब टेंजेंट ड्रॉ करोगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी ना। यार तुम लोग डायरेक्शन अभी तक नहीं निकाल पाते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम लोग ना अलग से घर पे बैठ के आराम से सोचते नहीं हो। जैसे अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बस यहीं खत्म हो जाएगा, इसके बाद तुम इसके बारे में सोचोगे ही नहीं कि हमने डायरेक्शन कैसे निकाली थी। आप जरा दूसरे डॉट की वजह से बताओ किधर है डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, तो कैसा कर्ल किया? एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉक? ये ऐसे कर्ल करोगे ना इसको, ऐसे बनेगा। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी, कोई इधर आएगी, तो इसमें कहाँ आएगा? डाउनवर्ड। यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। तो दोनों को सेम डायरेक्शन में, तो वो ऐड हो जाएंगे। अब फाइनली ऐड करके पूरा कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है आखिर तक। कैलकुलेशन कंप्लीट करो। हो गया कैलकुलेशन?
अच्छा, तुम्हारा आंसर है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और अलीशा तुमने कितना किया? B1 कितना लिखा? म्यू नॉट I/2π r1, और दूसरे में हो जाएगा B2 इक्वल टू म्यू नॉट I/2π r2। दोनों को ऐड करोगे तो म्यू नॉट I/2π तो ऐड हो जाएगा, और 1/r1 प्लस 1/r2 इतना होना है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू कितनी रखी आरुषि? म्यू नॉट अपॉन 2π को कितना लिखा? आरुषि, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू क्या रखी? हाँ, तो म्यू नॉट अपॉन 2π कितना हो जाएगा? टू इंटू 10⁻⁻⁷। तो 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ये किसकी वैल्यू है? म्यू नॉट अपॉन 2π की। 2 इंटू 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू थी 10 एम्पियर। R1 कितना लिखा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी 100/1, प्लस दूसरे की डिस्टेंस कितनी थी डॉट वाले से? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 100/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 इंटू 10⁻⁻�6, और ये हो जाएगा 400/3। 8/3 इंटू 10⁻⁻⁴। तुम्हारा कितना आ रहा था? 2 इंटू 10⁻⁻6। टू पॉइंट सिक्स। ठीक है, चलेगा। हाँ चलो, ये लगभग इतना ही हो जाएगा, ये 8/3 यानी कि 2.66 10⁻⁻⁴, या अप्रॉक्सीमेटली 2.7 10⁻⁻⁴, इतना हो जाएगा ये। तो ये किस वाले पॉइंट पे निकाला हमने? A2 पर। अब A3 पर नहीं निकालना है तुमको, अब निकालना है A4 पे। निकाल के बताओ। A4 पर किधर आएगा? पहले डायरेक्शन बताओ। A4 पर क्रॉस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। गलत है, दोबारा करो। ये मैंने डैश लाइन से एक सर्कल बनाया है। इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कहाँ बनेंगी? कैसी बनेंगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
तो जिस पॉइंट पर निकालना है वो पॉइंट A4, कौन सा वाला पॉइंट है? ये पॉइंट है A4, ये वाला। तो A4 पर किधर आएगा? टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ये ऐसी बनेगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये। तो टेंजेंट कहाँ आएगी? टेंजेंट किस डायरेक्शन में आएगी? ये जो मैंने रेडियस बनाई है इसको मान लो मैं C1 लिख लेता हूं। ये C1 और A4 जो लाइन है, C1 A4, इस C1 A4 के परपेंडिकुलर होगी। आए समझ में? C1 A4 के परपेंडिकुलर किधर को होगी? परपेंडिकुलर। ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आया? ये है B1। इसके बाद दूसरा वाला जो वायर है, उस दूसरे वायर को अगर हम सेंटर ले लें, और ये मैंने बना दी एक ये सेंटर पर आ गया, इसका सेंटर ये बना दिया ये हमने, ठीक है। तो अब उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है हमको, वो टेंजेंट जो ड्रॉ करनी है, वो टेंजेंट कैसी बनेगी? वो आएगी, ये तो मैंने लाइन खींची, ठीक है, और इसमें करंट कैसा है? डॉट है, ये है करंट इसमें डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी रखेंगे हम? ऐसी बनानी पड़ेगी। तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ये B2 आएगा और ये B1 आया। ये डायरेक्शन समझ में आई इनकी? डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं अलीशा? अलीशा क्या कह रही हो? डायरेक्शन अब नहीं समझाएंगे हम, अपने आप से निकालो। डायरेक्शन बहुत समझ लिया तुम, नहीं तो समझती रहोगी जिंदगी भर। दोनों लोग जल्दी से अपने आप से डायरेक्शन निकालो। राइट हैंड स्क्रू लॉ लगाते हैं हम, जो सर्कल बनता है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वायर की चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल होती है, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तुम लोग एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाते नहीं हो, हर बार बस हर क्वेश्चन में समझ लेते हो। समझना थोड़ी है हर जगह, अपने आप से करने की आदत डालनी है। ये A4 पॉइंट है, अगर इस वायर से मैंने इसको ज्वाइन किया A4 को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इसके परपेंडिकुलर B1, टेंजेंट यहां बनेगी। और अगर मैंने ज्वाइन किया C2 से A4 को, C2 से A4 को ज्वाइन किया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां बनेगी, ये B2 आएगा। अब ये डिस्टेंस कितना है जरा ये बताओ? ये डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर है। और DA4 कितना है? ये भी 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ये 2 सेंटीमीटर ही गिवन है ना। A3 से A4 तक की जो डिस्टेंस है, जिसको मैंने DA4 लिखा हुआ है, वो भी 2 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो ट्राइंगल बना, कौन सा ट्राइंगल? C1DA4, ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। C2DA4, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो ये एंगल कितना है बताओ जरा? ये वाला एंगल कितना होगा? 45। ये कितना होगा? 45, क्योंकि दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और ये कितना होगा? 45, और ये भी होगा 45। तो B1 B2 के बीच में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन B1 एंड B2 इज 90 डिग्री। इसमें एंगल आएगा 90 डिग्री के बराबर। तो अब
B1 निकाल लें या B2 निकाल के रिजल्टेंट कितना आएगा, बी नेट कितना आएगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो B1 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ये फॉर्मूला लगाएंगे। r दोनों में कैसा है, सेम है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को कितना लिखा हमने, 2 इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना था, 10 एम्पियर था। और r कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻2 है। तो B1 कितना आ गया सॉल्व करके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻7 और +3, यानी 10 की पावर बचेगी -4। और जितना B1 है उतना ही क्या आएगा, B2 आएगा मैग्नीट्यूड में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, B इक्वल टू अंडर रूट 10 की पावर -4 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर -4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये अंडर रूट 2 इंटू 10 की पावर -4 या 1.4 इंटू 10 की पावर -4, ये इसका आंसर होगा। A4 पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी। समझ में आया, ये आ गया समझ में ये। चलो अब मैं लगता हूं यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज पढ़ना जरा, मैं ला रहा हूं अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन। ये 13 के ऊपर जो नजर आ रहा है ना क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम दिख रहा है। इसमें एक काम करो, रुको मैं जरा भी ना वहीं ले आता हूँ इस क्वेश्चन को। यार तुम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए ना घर पे जाके पढ़ाई नहीं, जब क्लास खत्म होने के बाद ना सोचते नहीं हो उस पर कि कैसे कैसे किया था। इसमें 4 इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का कुछ हिस्सा इधर है। लो अब हो गया पूरा क्वेश्चन इधर, ये है।
हम्म। अच्छा, पहले तो इसकी डायरेक्शन बताओ मुझे जरा, किस डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर। चलो, पहला वायर तो मैंने ये बना लिया उसमें से जिसमें करंट जा रहा है ऊपर, और पॉइंट पी था यहाँ। तो पॉइंट पी पर इस क्रॉस है, ठीक है, इस वाले वायर की वजह से क्रॉस है। और जो दूसरा वाला पैरेलल वायर था ये आउटवर्ड है। तो ये दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? सेम है, तो इन दोनों का तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये वाला वायर लिया हमने, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है इनवर्ड्स। और जो दूसरा वाला है इसमें करंट यहाँ जा रहा है, इसकी वजह से कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। और मैग्नेट्यूड कितना है, दोनों का इक्वल है, तो जीरो होगा ना, फिर वैल्यू कैसे निकाल दी तुमने? डायरेक्शन सही निकाली थी तुमने पहले भी। तो पहले पार्ट का आंसर तो जीरो आएगा। दूसरे वाले में क्या पूछा गया ये बताओ जरा, एक्सप्लेन करो अपने शब्दों में। हाँ, तो ये मैंने बना लिया Q1। और हम चारों पे तो नहीं निकालेंगे, हम बस Q1 पे निकालेंगे, तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा हमको। तो ये है पॉइंट P और ये है Q1। PQ1 डिस्टेंस कितनी है? कितना होगा PQ1? ये किसके बराबर है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा? 5√3 के। तो ये 5√2 के बराबर, 5√2 है ये, ठीक है। अब हमको Q1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सारे वायर की वजह से 1/1 निकालेंगे। तो पहले हम इस वाले की वजह से निकालते हैं, जिस जो कि वर्टिकली अपवर्ड है और इसके नियरेस्ट है। इस वायर को मैं नाम दे देता हूँ W1 की वजह से निकाल रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बोलो आरुषि, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो बोलो ना क्या है। 2πr। तो μ0I। और करंट कितना था वायर में, गिवन है क्या? 5 एम्पियर। तो करंट लिख दिया हमने 5 एम्पियर अपॉन 2π। और आर कितना होगा? आर क्या होता है? कितना है यहाँ पर, वो कितना होगा यहाँ? नहीं, ऐसे नहीं, अंदाज से नहीं, ठीक एग्जैक्ट बताओ क्या, कैलकुलेट करके। आर, इसमें इस फॉर्मूले में आर कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो परपेंडिकुलर अगर हम इस पर खींचेंगे तो ये होगा ना परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगी r। अब ये डिस्टेंस कितनी है यहां तक की? हाँ 5√2/2, ठीक है। और डायगोनल जो होता है वो स्क्वायर का डायगोनल 45 एंगल बनाता है, ऐसे ये 45 होगा। तो ये जो डिस्टेंस है और ये r1 है, इक्वल है। और इसमें जो ट्राइंगल दिख रहा है ये Q1 पॉइंट है। यहाँ से मैं sin 45 अगर लिखूं, sin 45 डिग्री, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम। सपोज ये नाम P था, इसको मैंने लिख दिया Q और ये है R। तो मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ QR Q1, QR Q1। तो QR Q1 में sin 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है Q1R, और हाइपोटेनियस कितना है Q1 इंटू Q के बराबर। हमारी ज़रूरत क्या है? Q1R है। तो Q1R इज इक्वल टू हो जाएगा Q1Q इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो Q1R इक्वल टू Q1Q कितना है? 5√2/2, आधा है ये, है ना। और साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2, तो ये जाएगा 2.5 के बराबर Q1R परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ठीक है, तो ये हमने पूरा एग्जैक्ट निकाल लिया इसको। तो अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे B1, ये B1 हो जाएगा μ0 इंटू 5/2 इंटू 2.5। और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में? अलीशा तुम बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड Q1 पॉइंट पर किस डायरेक्शन में आ रहा है? ये आएगा आउटवर्ड। इसके बाद हम निकालेंगे इस वाले पैरेलल वायर से। इसका मैग्नेटिक फील्ड है B2 और इसको वायर को नाम दे दिया हमने W2। तो B2 इक्वल टू कितना आएगा? μ0, करंट है 5 एम्पियर अपॉन 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? कान खींच देंगे तुम्हारे हम पकड़ के। ये Q1 से लेके वायर B2 की ये डिस्टेंस 2.5 होगी, ये वाली। कितना हुआ ये? हाँ, और इसमें एक चीज और याद रखना, 10⁻⁻² से भी मल्टीप्लाई कर लेना सभी डिस्टेंस में, जो भी सेंटीमीटर में। -2, ये B2 हुआ और इसकी डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड। अब हम निकालते हैं इस वाले वायर की वजह से, इसको लिखा मैंने W3 और इसका मैग्नेटिक फील्ड है B3। तो अलीशा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड B3 जो आएगा W3 की वजह से पॉइंट Q1 पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कहाँ होगी डायरेक्शन इसकी? और आरुषि तुम बताओ। हम्म, हाँ, आउट ऑफ द पेपर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली। हम अब हम किस वायर से निकाल रहे हैं ये? हाँ सॉरी, हाँ B3 W3 से, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 2.5। तो ये भी 2.5 इंटू 10⁻⁻², ये B3 हो गया।
अब एक ये वाला वायर बचा है चौथा, ये है W4। इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है? म्यू नॉट, हाँ, और 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? 7.5 आएगी है, इंटू 10⁻⁻²। इसमें सारे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आए? सेम डायरेक्शन में आए। सारे मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थे, यानी कि सारे के सारे ये ऐड होंगे। ठीक है, सारे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे ऐड। तो इसका कैलकुलेशन करो और फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। मुझे मतलब कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया हमको, अब केवल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बचा है, तो लेकिन उसकी भी आदत डलनी चाहिए, तो उसको जरा करके बताओ कितना आता है। ठीक है, चलेगा ये। आंसर दिया है इसमें 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴, तो चलेगा इतना। तो सारा सॉल्व करने के बाद बी नेट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब जो बाकी पॉइंट्स हैं उस पर हम नहीं निकाल रहे हैं, Q2, Q3 और Q4 पर अपने आप से प्रैक्टिस करना है, इसकी सॉल्व करना है। 12th क्वेश्चन है ये SCV का। ठीक है अलीशा, चलो अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन का मीनिंग समझाना है पहले तो। आरुषि बताओ जरा, क्वेश्चन समझाओ मुझे इस। एक वायर से नहीं, दोनों से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पूछा है ना। तो मतलब कहाँ दोनों से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, मतलब कहाँ होगा वो पॉइंट?
नहीं, एक ही पॉइंट पर पूछा है जो दोनों से सेम डिस्टेंस हो। अलीशा तुम बताओ। दोनों वायर से सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पर? 2 सेंटीमीटर पर। वो पॉइंट कहां पर बनाएंगे हम? तो दोनों वायर से तो, अरे दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों वायर के बीच में दोनों वायर के बीच में लिखोगे वो तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा डिस्टेंस वायर से। तो दोनों वायर से अरे नहीं यार, तुम लोग कर चुके हो, अभी अभी मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन तुमको, मैंने इसलिए दिया है कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। दोनों वायर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मतलब पॉइंट यहां कहीं होगा, ऐसा होगा। इससे भी 2 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? इस वाले वायर से कितनी डिस्टेंस है? ये 2 सेंटीमीटर। और इधर वाले से भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ऐसा बनाना पड़ेगा ना पॉइंट। नहीं आया समझ में अभी भी? आरुषि? हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आज ही कर चुके हैं ना हम। अब यहां देखो, ये दोनों वायर में करंट कैसा ले रहे हो, किस डायरेक्शन में? वायर हमने बना लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स, तब ये सही होगा। तो दोनों वायर में करंट कैसा मान ले हम? मान लो क्रॉस मान लेते हैं, इसमें भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। ऐसा ऐसा बोल। हाँ, दोनों डॉट भी लेके कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, दोनों डॉट ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा। उसमें कहाँ दिया है? अलोंग द सेम डायरेक्शन दिया है ना, लेकिन ये थोड़ी दिया है कि अपवर्ड है कि इनवर्ड है। चलो डॉट ले लिया दोनों करंट को। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए। तो ए, और इसको मान लेता हूं ये है वायर A1, ये वायर है A2। तो A1 वायर की वजह से पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? किसकी वजह से? A1 की वजह से कि A2 की वजह से? हम्म। अब देखो, हाँ, अब ये क्वेश्चन देने का पर्पज ये था कि यहाँ पर हम ऐसा सर्कल बनाएंगे, A2 जिसके सेंटर पर हो, ऐसा सर्कल बनाया। तो जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी A2 A के परपेंडिकुलर होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड B2 अगर है तो वो A2 और A के परपेंडिकुलर होगी, जरूरी नहीं है कि वो A से A1 की डायरेक्शन में आए। A2A क्या बना? रेडियस बना। A2A सर्कल का रेडियस होगा, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो A2B2 क्या बनेगा? 90 डिग्री पर बनेगा उसके साथ। आए समझ में? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर कितने डिग्री पर बनेगी? 90 डिग्री पर। ऐसे ही ए पॉइंट पर A1 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? वो इसके साथ 90 डिग्री पे आएगा, B1। आए समझ में? अच्छा, अब ये बताओ कि इनके बीच में एंगल कितना होगा B1 B2 के बीच में? तो देखो, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल उन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी होता है। जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ये खींची, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये खींची, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर खींच देता हूँ और इस पर भी परपेंडिकुलर खींच देता हूँ तो इसके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल थीटा है, तो इसमें भी थीटा ही होगा। ये 7-8 क्लास की थ्योरम होती है। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी होगा। ठीक है।
अच्छा, लेकिन अभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है कि उसकी डायरेक्शन तुमने सही बताई कि नहीं बताई। तुमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना सही नहीं बताई है। A2 की वजह से तो सही बताई है तुमने, A1 की वजह से सही नहीं बताई है। A2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम तो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगी इधर। ये मैग्नेटिक फील्ड है B2, ये तो ठीक है। A1 की वजह से सर्कल बनाओ, टेंजेंट ड्रॉ करो और बताओ कहाँ आएगी। ये सर्कल बना दिया जिसके सेंटर पर A1 है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? हाँ बेटा, तो ये बनेगा यार एंटी क्लॉकवाइज। तो अब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट इधर आएगी ना इस पर, ये B1 आएगा। और ये B1 कैसा होगा, A1 को मैंने ज्वाइन किया पॉइंट A से ऐसे, तो ये B1 है और ये B2 है। बनाने को तो मैं इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करके बना सकता था प्रॉपर सर्कल में। जैसे ये मैंने बना दिया, ये पॉइंट आ गया यहाँ। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा A2 की वजह से, तो A2 की वजह से मुझे ज्वाइन करनी पड़ेगी एक स्ट्रेट लाइन A से लेके A2 तक। और ये स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी, ये देखिए आपको। अब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना हम, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A टू A पर। A टू A रेडियस हो जाएगी उसकी सर्कल की, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे हम। यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड आएगी B2 ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों लाइन के बीच में 60 डिग्री है क्या? ये 60 है, ये 60 है, क्योंकि सारी डिस्टेंस कितनी कितनी थी, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर थी। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। तो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी होता है। तो उसको लॉजिक अगर हम लगाएंगे तो B1 B2 के बीच में एंगल कितना आएगा, सिक्सटी ही आएगा। इनके बीच में भी एंगल 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि B2 किसके परपेंडिकुलर है, A टू A के, A टू A के परपेंडिकुलर है B2, और A1 A के परपेंडिकुलर है B1। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी 60 आएगा। अब B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालो। तो B1 का मैग्नीट्यूड बताओ बेटा कितना लिखेंगे हम, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला लगाया। म्यू नॉट करंट कितना दिया था क्वेश्चन में, 10 एम्पियर। अच्छा वैल्यू रख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2π हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷, और करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, और ये डिस्टेंस कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻²। तो B1 तो 10⁻⁻4 टेस्ला। इसी तरह से B2 भी इतना ही आएगा, 10⁻⁻4 टेस्ला। और B1 B2 के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट कितना होगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 60। और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो B तो बाहर ही निकल आएगा। तो ये बचेगा 1 + 1 + 2 इंटू cos 60 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा B√3। B√3 मतलब 10⁻⁻4 इंटू √3 टेस्ला, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ आया ये अलीशा? अच्छा आप एक काम करना, क्लास खत्म होने के बाद ये डायरेक्शन निकालना खुद सीखो। तुम हर क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा, फिर नया क्वेश्चन आएगा उसमें कैसे निकालोगे, वहां कोई समझाने थोड़ी बैठा होगा। अब तुम्हें अपने आप से निकालनी आने लगनी चाहिए डायरेक्शन, राइट हैंड स्क्रू लॉ वगैरह लगा के, पाम रूल लगा के, V×F की डायरेक्शन, जिसमें फोर्स की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल पर निकालते हैं तो Q V×B करते हैं, तो V×B करना आना चाहिए। ये चीज़ें सीखो, नहीं तो ये बहुत आसान चैप्टर है, डायरेक्शन गलत कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे।
इतने आसान चैप्टर में से। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं। आज की क्लास का पर्पस यही था कि तुम्हें जरा क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग इसके। और जो तुमको एक शीट मैंने भेजी थी ना, उस शीट में से भी क्वेश्चन कर सकते हो, जहां से भी करना है क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे एससी वर्मा से करो, चाहे उस शीट में से करो, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और हमारी सारी मेहनत जो सिखाने में हुई है वो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन गलत निकाल लोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे स्कूल में। ठीक है, तो चलो फिर हम करते हैं आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट। और इसके आगे ईएमआई पढ़ें। अच्छा, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय।